देखिए, जीत का पूर्वानुमान लगाना कहीं ना कहीं मतदाताओं के बुद्धि विवेक को चुनौती देना होता है। जनप्रतिनिधि स्वयं इसमें मतदाता हैं, तो उनको कुछ बताने समझाने की उनको कोई ज़रूरत नहीं है। वो स्वयं बिहार की परिस्थिति देख रहे हैं। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। एमएलसी चुनाव को लेकर जो मतदान है वो अब अंतिम दौर में है। समय हो रहा है 3:30 बजने को है और अभी जमुई के सांसद चिराग पासवान यहाँ पहुँचे थे अंचल कार्यालय जमुई में, जमुई सदर प्रखंड में उनको वोट देना था और अंचल कार्यालय है ये। यहाँ उन्होंने अपना मत दिया और उसके बाद वो पत्रकारों से बात किए। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुन लीजिए। देखिए, जीत का पूर्वानुमान लगाना कहीं ना कहीं मतदाताओं के बुद्धि विवेक को चुनौती देना होता है। आज की तारीख में मुझे इतना पता है कि बिहार की जनता इतनी जागरूक है, समझदार है कि अपने भले बुरे की पहचान वो कर सकती है। और अगर इस चुनाव की हम लोग बात करें तो ये तो जनप्रतिनिधियों के मतदाता वाला चुनाव है। जनप्रतिनिधि स्वयं इसमें मतदाता हैं, तो उनको कुछ बताने समझाने की उनको कोई ज़रूरत नहीं है। वो स्वयं बिहार की परिस्थिति देख रहे हैं। 2020 के विधानसभा के चुनाव में भी आपने देखा कि मतदाता हम लोग के इतने जागरूक थे, आम जनता इतनी जागरूक थी कि मौजूदा नीतीश सरकार को वो तीसरे नंबर पर ले आई। भाई, पिछला चुनाव भले किसी को भी मुख्यमंत्री बनाने के लिए हुआ हो, पर वो जनादेश मौजूदा मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री बनने का जनादेश नहीं था। होता तो तीसरे नंबर पर मुख्यमंत्री की पार्टी नहीं आती, होता तो आधे से ज़्यादा उनके प्रत्याशी चुनाव नहीं हारते। उसी तर्ज पर इस बार भी यकीनन जितने जनप्रतिनिधि हैं वो जानते हैं कि बिहार के भले के लिए क्या उचित है। अब जीत जिसकी भी हो, मैं अपनी 6 सीटों पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरी जानकारी और मेरा पूरा ध्यान उन 6 सीटों पर केंद्रित है जहाँ से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ रही है। मेरे लिए ये एक दुखद समाचार है, एक निंदनीय घटना है कि हमारे कोसी जोन के जो हमारे प्रत्याशी हैं गंगा सागर जी और छत्री यादव, उनके ऊपर कल रात जिस तरीके से जानलेवा हमला किया गया। भाई, डर होता है हर किसी को चुनाव में हार जीत का, पर डर का मतलब आप इस तरीके से व्यक्तिगत हमला करने लग जाएंगे। और ये मैं सत्ता पक्ष के लोगों को ही खास तौर पर कह रहा हूँ, क्योंकि उन्हें अपनी सीट बचाने का डर था। इस तरीके से आप लोगों ने हमला किया, इसको कहीं से भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। बिहार की जनता और जनप्रतिनिधि मतदान से पहले भैया ये भी तो देख रहे हैं कि कौन दबंगई दिखा रहा है, कौन आपके प्रत्याशी पर, जो आपके विपक्ष के प्रत्याशी हैं उनके ऊपर जानलेवा हमला तक करा रहा है। अगर चुनाव से पहले ये परिस्थिति है, चुनाव के बाद तो पता नहीं क्या तांडव ये लोग मचाएंगे। तो इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है बिहार के जितने मतदाता हैं जो स्वयं प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इन तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए वो अपना मतदान का प्रयोग करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशियों की जीत ज़रूर होगी, इस बात का मुझे विश्वास है। भाई, आपने कौन सा ऑडियो सुन लिया? कल एक वायरल हुआ था ऑडियो जिसमें, हाँ, पर जो वायरल हुआ उसमें मैंने तेजस्वी जी को समर्थन की बात मैंने कब कही? देखिए, जो बातें मैंने कही हैं विषय को घुमा फिरा कर नहीं, जैसा मैंने कहा उसको वैसे ही तथ्यों को सामने रखा जाना चाहिए। मैंने कोई ऐसी बात उस ऑडियो में नहीं बोली जो मैं आप लोगों के सामने वैसे ही नहीं बोल चुका हूँ। आपके इस आईडी पर भी मैंने कल दिन भर जब मैंने बाइट दी मैंने यही सारी बातें बोली, और कल जो मैंने ऑडियो में बोली है उसको मैं पुनः दोहरा देता हूँ। मैंने उसमें यही बोला कि मौजूदा चुनाव के वक्त भी, और शायद मैंने चुनाव का तो मैंने जिक्र भी नहीं किया, मेरी जिन से बात हो रही थी उनको मैंने बोला कि भाई इस बात को हम लोग को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आज की तारीख में जब दलित, महादलित, अनुसूचित जाति, तमाम वर्ग जो कि वंचित वर्ग के लोग हैं, उनके महापुरुषों का जब अपमान हो रहा है, इस बात को हम लोग को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। भाई, मेरा घर खाली कराया गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं तो कल मैंने वैसे भी घर खाली करना था, मैं नियमतः उस घर में नहीं रह सकता था। पर उसके बाद जिस तरीके से महापुरुषों की तस्वीरों का अपमान किया गया, मेरे खुद के पिता की तस्वीर भाई, और इस बात की मुझे चिंता थी। मैं फ़ोन पे भी यही बात बोल रहा था कि जो मौजूदा सांसद हैं हाजीपुर के, वो केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। मैं आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो मेरे चाचा भी हैं, वो केंद्र में मंत्री हैं। केंद्र सरकार का ये फैसला कि ये घर को खाली कराया जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, बट जिस तरीके से खाली कराया, जिस तरीके से मेरे पिताजी की तस्वीर को सड़क पर फेंका गया, जूते चप्पलों से रौंद कर
लोग उस तस्वीर के ऊपर चल रहे थे। मेरी माँ मेरे पिताजी के बिस्तर पर जिस तरीके से जूते चप्पल पहन के चले। बहरहाल हो सकता है रामविलास पासवान जी से सबको ऐतराज़ हो, सबको नाराज़गी हो, कोई दिक्कत नहीं, पर जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भैया संविधान के निर्माता हैं, रचयिता हैं, उन्हीं के आधार पर आदेश चल रहा है, भारत की संसद चल रही है। तो मेरी जिनसे फ़ोन पे बात हो रही थी उनको मैं यही बता रहा था कि हम लोगों को इस बात को याद रखने की ज़रूरत है और ये बात कोई भूलने वाला नहीं है। और ख़ास तौर पर पासवान समाज, ख़ास तौर पर दलित वर्ग से आने वाले मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी या डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले करोड़ों लोग हैं जो जात पात धर्म मज़हब से उठकर उनमें, उनकी नीतियों पे, उनके विचारों पर विश्वास रखते थे। तो ये बातें ना वो भूले हैं और यही जिक्र कल मैं फ़ोन पर भी कर रहा था और यही बात मैं निरंतरता में 2 दिन से 3 दिन से जो मैं बाइट दे रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ। भाई इतनी बड़ी घटना हुई, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने एक शब्द नहीं बोला। जिनको वो अपना भगवान मानते थे आज उनका मंदिर ध्वस्त किया जा रहा है। भाई ये वही थे ना जो मंत्री बनने से पहले बार बार बोलते थे कि भैया रामविलास पासवान स्मारक घोषित किया जाए 12 जनपद को, और कल जब उसको ध्वस्त किया जा रहा है सिर्फ अपने मंत्री पद को। दुख की बात ये होती है कि आप सबकी सोच इसी पर सीमित आके रह जाती है कि भैया मैं गठबंधन में रहूँगा नहीं रहूँगा, मैं हनुमान हूँ, कोई राम है नहीं है। मैं कितनी बड़ी घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ भाई। एक बार आपको उसके प्रति संवेदना नहीं हुई, एक बार आपने पुनः नहीं पूछा उसके बारे में, ये गलत है ना भाई। हम सब ने अपने परिवार में किसी ना किसी को खोया है, आपने भी भगवान ना करे पर किसी ना किसी को खोया होगा भाई। उनकी तस्वीरों को अगर इस तरीके से सड़क पर फेंका जाए तो आपको दुख इस बात का होगा कि आपको घर से निकाला गया, या जिनका अपमान किया जा रहा है उसका आपको दुख होगा। आज आपका सवाल केंद्रित है राम हनुमान पर। एक बार आपने मेरे पिताजी या उन महापुरुषों के बारे में आपने संवेदना व्यक्त करना आपने ज़रूरी नहीं समझा। दुख इसी बात का है मुझे। और ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि भैया चिराग पासवान को घर खाली करने से एतराज़ है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं 29 तारीख रात में घर खाली करने वाला था। ये एक अलग राजनीतिक चर्चा का विषय है जिसको मैं बार बार उठाना नहीं चाहता हूँ, बट क्यों मुझे केंद्र सरकार के 2 बड़े मंत्रियों का फ़ोन आया, क्यों उन्होंने मुझे धोखे में रखा। धोखा शब्द का मैं इस्तेमाल करूँगा क्योंकि मुझे आश्वासन नहीं दिया गया था, मुझसे वादा किया गया था। 29 तारीख दोपहर 4 बजे मेरी मुलाकात हुई, 4 बजे मुझसे वादा किया गया था कि आपको घर खाली नहीं करना पड़ेगा। बट बहरहाल मैं उस विषय पे जा ही नहीं रहा। मैं जिस विषय पर हूँ वो इस अपमान को लेकर है। भैया घर तो मैंने दोपहर में ही खाली कर दिया था ना। मैं 2:30-3 बजे के आसपास अपनी माँ अपनी नानी के साथ मैं निकल गया था। उसके बाद आपने जिस तरीके से तस्वीरों को बाहर फेंका, जिस तरीके से महापुरुषों का आपने अपमान किया, तो इसमें राम हनुमान भैया कहाँ से आता है। कम से कम इतनी संवेदना तो दिखाइए। हो सकता है शायद आपको उनसे मोहब्बत नहीं हो, पर मेरे तो पिता थे भैया। नहीं, आपके पिताजी से भी हमको मोहब्बत है। और तो एक बार कम से कम संवेदना इस बात की प्रकट कीजिए कि जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया वो निंदनीय है। और मैं धन्यवाद उन हर व्यक्ति का दे रहा हूं जिन्होंने इस घृणित घटना की निंदा की, उसका मैं धन्यवाद दे रहा हूं। और कल उस ऑडियो में भी मैं यही कह रहा था। तो जो आप कह रहे थे कि मैंने किसी को समर्थन देने की बात की, मैंने किसी को समर्थन देने या समर्थन नहीं देने की बात नहीं की। जनप्रतिनिधि खुद इतने जागरूक हैं कि उनके भविष्य के लिए किसको लगता है कि भैया विधान परिषद में जाकर उनके अधिकारों के लिए वो आवाज़ बुलंद कर सकता है, उनके समर्थन में उन्होंने ज़रूर मतदान किया होगा। धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे जमुई के सांसद लोकजप्पा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान बता रहे थे, पूरी अपनी व्यथा बताई, कहानी बताई और चुनाव के बारे में भी उन्होंने चर्चा की है। देखा आपने, सुना भी आपने। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।